इस ट्यूटोरियल में हम अपने वेब पेज को डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे और उसके लिए हमें अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन का डेटाबेस से कनेक्शन रिक्वायर्ड है। तो ASP.NET के अंदर ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि ये हमारे बहुत सारे मुश्किल कामों को बहुत आसान बना देती है। फॉर एग्जांपल मैं अब ये चाहता हूँ कि ये जो एज वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये इसमें जो वैल्यू आ रही है ये डेटाबेस से पॉपुलेट होकर आए। इसके लिए मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया, उसके बाद चूज डाटा सोर्स पे क्लिक किया, सिलेक्ट डाटा सोर्स। यहाँ पे मैंने न्यू डाटा सोर्स कर लिया। न्यू डाटा सोर्स के बाद मैंने वेयर विल द एप्लीकेशन गेट डाटा फ्रॉम, मैंने यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्ट की और इस डाटा सोर्स का बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा है SQL डाटा सोर्स 1, लेकिन जो मैं कन्वेंशन यूज़ करता हूँ उसमें मैं इसका अपना कोई मीनिंगफुल नाम यूज़ कर लेता हूँ, SQLDS फॉर एग्जांपल एज। इसको मैंने ओके कर दिया। उसके बाद विच डाटा कनेक्शन शुड योर एप्लीकेशन यूज टू कनेक्ट टू द डाटाबेस, तो इसके लिए हमने बनाना है कनेक्शन। अभी तक हमारे पास इस कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, तो हम क्लिक करेंगे न्यू कनेक्शन के ऊपर। न्यू कनेक्शन में हमने क्लिक किया, सर्वर नेम। अब यहाँ पर मैंने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया ताकि जो भी अगर अवेलेबल सर्वर नेम्स हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाएं। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो ये डेटाबेस सर्वर का नाम आ गया जो कि मेरे सिस्टम में इस वक्त चल रहा है। यहाँ से मैंने ये सर्वर नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम, चूंकि अब ये सर्वर मैंने सेलेक्ट कर लिया और डेटाबेस जो कि अभी मैंने रिसेंटली बनाई है इसी सर्वर में पड़ी हुई है, तो ये इस ड्रॉप डाउन में अवेलेबल हो गई कॉन्टैक्ट अस के नाम से। उसके बाद इसको मैंने टेस्ट कनेक्शन किया तो टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब अपने डेटाबेस सर्वर के साथ या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट हो चुके हैं थ्रू आवर वेब एप्लीकेशन। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रेस करूं और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रेस किया। डू यू वांट टू सेव द कनेक्शन इन द एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसको सेव कर दिया। यस, बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है और चेक्ड ही हम जाने देंगे ताकि आगे जब भी हमें डेटाबेस से कनेक्शन की ज़रूरत पड़े तो हम ये वाली इस नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा सकें। नेक्स्ट कर दिया। और उसके बाद हाउ वुड यू लाइक टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम योर डेटाबेस, ये बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि हमने किस टेबल से किस तरह वैल्यू लेकर आनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टम स्टेटमेंट SQL स्टेटमेंट यूज़ करके मैं वैल्यू लाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने स्पेसिफाई या कस्टम SQL स्टेटमेंट यूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ से मैंने क्यूरी बिल्डर सेलेक्ट किया और मैंने अपना एज टेबल ऐड कर दिया, क्लोज। और इस टेबल में से मैं एज आईडी को लेकर आना चाहता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर टेस्ट किया कि वैल्यूज़ आ रही हैं कि नहीं, तो मैंने देखा कि मेरे पास वैल्यूज़ डेटाबेस से आ रही हैं। ओके किया, नेक्स्ट किया, टेस्ट क्यूरी अगेन, यस, finish. Select a data field to display in the drop down list. Select a data field for the value of the drop down list. तो चूंकि हमारे पास टेबल में एक ही कॉलम है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एज आईडी को ही जाने देंगे। ओके कर दिया। तो आपने देखा कि ये एक एडिशनल चीज़ यानी कि जो डाटा सोर्स है वो इसके साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली अटैच हो गया। तो इससे हुआ क्या चेंज आई, जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा दोबारा तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो डेटाबेस से वैल्यूज़ लेकर आ रही है।
अब इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि जब मैं सबमिट का बटन प्रेस करूं तो मेरी ये वैल्यूज जाके डेटाबेस में सेव हो जाएं। तो उसके लिए मुझे इस बटन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कोडिंग रिक्वायर्ड है, और उसका सिंपल तरीका ये है कि इस बटन को मैं डबल क्लिक कर दूं। अब जब मैंने डबल क्लिक किया इस बटन पर तो आपने देखा कि मैं इस फाइल से इस फाइल में आ गया। पहले मैं इस फाइल में काम कर रहा था, जब मैंने डबल क्लिक किया तो इस बटन के अगेंस्ट जो कोड है वो मैं इस फाइल में लिखूंगा। तो ये वो फाइल है जिसमें कि मैं C# का कोड लिखूंगा, और जो भी मैं इस फॉर्म की फील्ड्स को डेटाबेस में सेव करने के लिए जो भी मैं कोडिंग लिखूंगा वो इस इवेंट के अंदर आएगी। तो यहाँ पर मुझे डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और वो कंपोनेंट्स मैं यूज़ करते हुए डेटाबेस से कम्युनिकेशन करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो वैल्यूज़ हम फॉर्म पे एंटर कर रहे हैं वो हम अपने इस फाइल में, इस पेज पे रिसीव कर रहे हैं कि नहीं। तो जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अगर यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं response.write, और इस response.write के अंदर हमने अपने उस वेरिएबल का नाम रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल txt ईमेल, ये वेरिएबल था जो कि फॉर्म फील्ड थी जो कि हमने इस पेज पे यहाँ पर डिफाइन की हुई है, txt ईमेल। उसके बाद हमारे पास नेम है, एज, जेंडर, तो response.write txt name, ideal age, और response right, रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो sh, तो response.write और यहाँ पर txt message.text। ये कुछ वैल्यूज़ हमने यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले करवा दी। अगर हम इसकी आउट देखना चाहें कि आउटपुट क्या आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ईमेल मैंने नाम मैंने निखान लिख रख दिया, एज मैंने 13, मेल, सबमिट। तो मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। हम देख सकते हैं कि ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रही हैं और इनमें स्पेसेस नहीं आ रही, क्योंकि ये कंप्यूटर है। जब तक हम इसको कोई चीज़ नहीं बताएंगे ये उस तरीके से वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम एक ब्रेक रो यूज़ करेंगे, BR। ये बेसिकली स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है, और इसका फ़ायदा ये है कि BR का मतलब है कि ब्रेक रो। अब जब नेक्स्ट जो भी टेक्स्ट इससे आगे डिस्प्ले होगा वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा। अगर इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यूज़ अब डिफरेंट लाइंस में आ चुकी हैं।
लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो हमारे पास जो जेंडर है वो उसमें मेल और फीमेल आ रहा है, मतलब कि ये जो नाम है इस रेडियो बटन का वो आ रहा है। जबकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमें ये पता लगे कि इसमें से कौन सा करंटली सिलेक्टेड है, ना कि हमें ये इन दोनों का नाम प्रिंट करके दिखाए। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो होगी चेक्ड प्रॉपर्टी, चेक्ड, और इस केस में भी हम चेक्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और अगर अब इसको मैं दोबारा सबमिट करूं तो चूंकि फीमेल क्लिक था इसलिए इसके केस में ट्रू हुआ और मेल के केस में फॉल्स। इसी तरह अगर मैं मेल के ऊपर क्लिक करके सबमिट दबाऊं तो अब आप देखें कि मेल के केस में ये ट्रू हो गया और ये फीमेल के केस में फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है कि हम अपनी CS फाइल के अंदर फॉर्म की वैल्यूज गेट कर रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इन वैल्यूज को डेटाबेस में सेव करवाना है। तो ये काम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम एक डेटाबेस की क्लास बनाएंगे और उस क्लास की मदद से हम अपनी इन फॉर्म की वैल्यूज को डेटाबेस में सेव करवाएंगे। डेटाबेस की क्लास बनाने का मकसद ये है कि ताकि हम रीयूजेबिलिटी कर सकें, ताकि हमें हर जगह डेटाबेस के हर पेज में नए सिरे से डेटाबेस के वेरिएबल्स ना डिक्लेयर करने पड़े, बल्कि उस क्लास को यूज़ करते हुए हम उसी क्लास को हर पेज पे दोबारा यूज़ कर लें।